जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी में, जहां पे हम एमपीपीएससी 2026 के लिए एमपी का करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक के करंट अफेयर हमने कर लिए थे। उसमें भी हमने उसके स्टैटिक पार्ट को भी जो है आपका विशेष रूप से या विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की थी। आज हम मई माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो का कोई लाभ नहीं है। फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम एक हम कहें कि हम अगर माने कि एक ऐसा टाइप का सिस्टम जिसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है, कोई या बफर जोन वगैरह, या जो कि हमारे जो जीव जंतु हैं उनमें, या पेड़ों की कोई कटाई करता है, या जीव जंतुओं के अवैध शिकार से संबंधित हो, या जो आपके जीव जंतु हैं उनमें एक दूसरे में कोई जो हानि हो जान माल वगैरह की, उनके खुद की, तो उससे संबंधित इन सभी प्रकार की चीज़ों से संबंधित जो आपका एक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कि ये अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फॉरेस्ट में जो लगाया जा रहा है, उससे कि ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है। एमपी, तो ये कौन लगाने वाला है? तो एमपी। और एमपी जो है कि पहला राज्य है आपका, इसमें क्या है आपका कि पहला राज्य है जो एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहा है। फिर आपका दूसरा क्या है? हमारा 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? सबसे पहला क्वेश्चन एक हमारा, प्रश्न नंबर 1 कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपकी कोच्चि में। ठीक है। और किस माह में हुई है? तो वो आपकी हुई है मई माह में। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इसमें कब से कब तक हुई है? तो आपकी किस माह में? 21 से 24 मई के बीच में आपकी आयोजित की गई है इसे। और इसमें दो कहाँ पे हुई है? कोच्चि में हुई है। कब आयोजित की गई है? और इसके बाद है इसमें जो एक तो इसमें इसमें जो है कि विशेषता जो है कि 3 स्वर्ण पदक मिले हैं मध्य प्रदेश को। कितने? 3 स्वर्ण पदक किस किस को मिले हैं? पहला आपका नाम है, वो है समरजीत सिंह। ठीक है, समरजीत सिंह को। दूसरा आपका नाम है, क्या नाम है? दूसरा आपका नाम है देव मीना। ठीक है। और तीसरा आपका है मंजू यादव। ठीक है। इन तीनों को स्वर्ण पदक मिला है किसमें? राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है। और इसमें एक और ये चीज है आपको, ठीक है, तो और ये महिला वर्ग में 3,000 मीटर स्टील चेस्ट है ना? क्या है? हाँ, ये देख लो ना, स्टीप लेजेंड, ये कुछ नाम है। ये इस पर दाम 3 मीटर स्टीप लेजेंड में आपका। तो ये आपको बस याद रखना है कि किसको मिला है? समरजीत सिंह, देव मीना और मंजू यादव, 3 लोगों को जो मध्य प्रदेश के हैं उनको मिला है। बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में बैंकों का विलय। तो पूरे भारत में बैंकों के विलय की जो घोषणा है वो विभिन्न समय पे विभिन्न केंद्र सरकार ने भी आपके जो सबसे ज़्यादा जो है आपकी बैंकिंग अभी हाल ही में अभी भी जो आपका 16-17 में भी सरकार ने देना बैंक और विजया बैंक को एक करके आपका किस बैंक में मिलाया था, यह आपका प्रश्न है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ, और मुख्यतः ये जो मध्य प्रदेश में बैंकों का विलय का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यतः क्या होता है कि
बैंकों का विलय का उद्देश्य है कि बैंकों को थोड़ा सुदृढ़ करना और बैंकों के विलय से जो आपका उनका जो वित्तीय विस्तार है, जो उनकी पहुंच है लोगों तक, प्लस उनकी जो है वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए, प्लस उनकी जैसे कि क्या आता है, बहुत सी कम बैंकें हैं जिनका आपके गांव में या छोटे छोटे गांव में या कस्बों में उनके शाखाएं हैं या बैंक शाखा जो होती हैं आपको, तो वो है, पर बहुत सी बैंकों के नहीं है। तो इस माध्यम से जो मुख्यतः आरआरबी जो 1975 रीजनल रूरल बैंक का जो कॉन्सेप्ट आया था आरआरबी का 75 में, उसी के तहत आपका ये उद्देश्य के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों तक या ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से या वित्तीय जागरूकता के लिए वित्तीय साक्षरता और बैंक से उनकी कनेक्टिविटी के संदर्भ में आपका या गांव में बैंकों की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में भी आपके केंद्र ने वो एक नई योजना भी चल रही है, वन स्टेट और वन आरआरबी, यानी कि जो ये विभिन्न आरआरबी जो होती है रीजनल रूरल बैंक, तो यानी कि एक स्टेट में एक ही रीजनल रूरल बैंक होगी और रीजनल रूरल बैंक का जो आपका ये इसका मैनेजमेंट कौन करता है, तो ये आपका करता है नाबार्ड। ठीक है, अब नाबार्ड की स्थापना और इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। अब ये जो वन स्टेट वन आरआरबी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका वही उद्देश्य है कि वित्तीय समावेशन बनाने के उद्देश्य से, ताकि इनके पास ज़्यादा पैसा होगा, एक बैंक होगी ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा शाखाएं होंगी, ज़्यादा शाखाओं का विस्तार हो सकता है। नहीं तो अलग अलग बैंकें होंगी छोटी छोटी, तो उनके पास कम कम पैसा, जैसे बहुत सी डिस्ट्रिक्ट लेवल की अलग अलग जिला नर्मदा झाबुआ एक एरिया में चलती है, दूसरी अलग चलती है, तो इस तरीके से ऐसी बैंकें, तो उनको विलय करके आपका एक वन स्टेट और वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट आपका शुरू करने का उद्देश्य है। ठीक, इसमें यह है कि 1 मई 2025 को ये नीति लागू हुई, 1 मई 2025 को ये नीति लागू हुई और वर्तमान में क्या किया गया, इसमें जो आरआरबी थी आपकी, उनकी संख्या 48 से घटाकर 28 कर दी गई, यानी है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग आरआर 28। ठीक, अब ये हमारी बात यहाँ पे पूरी होती है। इसमें हम और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि कब कब कौन कौन सी चीज जो आपके कि कब कब, इसमें 4 फेज की मुख्यतः बात की जाती है कि 4 फेज में जो है कि बैंकों के विलय या आरआरबी के विलय की बात कही जाती है, तो वो 2006 से 2010 के बीच में आती है पहला चरण, फिर उसके बाद दूसरा चरण होता है जिसमें कि चलिए मैं आपको प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ। अब पहला चरण आपका कब आता है, 2006 से 2010 तक, और इसमें आपका कितने 180, उस समय पे आरआरबी कितनी थी, 142, जिनको घटा करके कितनी कर दी गया है आपका 196 थी, सर 196 को घटाकर 82 आरआरबी पूरे देश में कर दी गई। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चरण में क्या किया गया, 82 से 56 कर दी गई, और तृतीय चरण में क्या किया गया आपका, तृतीय चरण में क्या किया गया आपका कि 56 से 43 कर दिया गया, और अब 43 से 28 कर दिया गया। ये 2010 तक की बात थी। ये कहाँ तक की बात है आपकी, 10 से 15, ये 15 से 2015 से 2020, और ये ऑनवर्ड 2020 से ऑनवर्ड, यानी कि अब तक लगभग 25। ठीक है, तो ये और अब तक यानी कि
22। तो ये 4 चरण हुए बैंकों के, जिनमें की मुख्यतः आरआरबी के जिनकी संख्या में घटाई गई। शुरू में पहले चरण में 196 से 82 करेगी, फिर 82 से 56, 56 से 43 और अब 28 आरआरबी जो आपकी। और पहला आरआरबी कहाँ पे खुला था, तो वो उत्तर प्रदेश में खुला था और उसका नाम जो था प्रथमा बैंक। ठीक है। और आरआरबी जो होती है, इसका अगर हम आपको आंकड़ा बताऊं तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः 50% केंद्र का होता है हिस्सा, 35% जो आपका होता है वो जो बैंक इसका जो है कि नेतृत्व करती है, यानी कि कोई मुख्य बैंक होती है जो इसको जो है कि इसके संचालन का कार्य देखती है, उसका होता है। और 15% जो है आपके राज्यों का हिस्सा होता है। ठीक है। इस प्रकार से आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, ये 1975 के आसपास में ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें मैंने आपको नाबार्ड के बारे में बता दिया। जी, अब नाबार्ड का फुल फॉर्म और नाबार्ड की स्थापना आप देख लेना। नाबार्ड और सिडबी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक। और शुरू में ये, चलिए अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा रफ, ताकि हम हमारा अगली, ठीक, बोला थोड़ा बड़ा ताकि मिटाने में आसान हो। अब हमारी बात आती है विष्णुधर वाकाणकर की जयंती। ये कौन थे, इनका जन्म जो कहाँ पे हुआ था, तो आपका वो हुआ था वर्तमान में नीमच में। और ये एक आपके इतिहासकार रहे और भूगोलवेता, या यूं कहे कि एक आर्कियोलॉजिस्ट जो आपके रहे। इन्होंने ही हमारे जो भीमबेटका है उसकी खोज विष्णुधर वाकाणकर जी ने की थी। तो ये कब की थी, 1957 में। ठीक है ना सर। भीमबेटका की खोज, अरे सर ठीक है, हाँ ये सही है। और भीमबेटका को आपका 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यूनेस्को के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, पर ये समझ लीजिए कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी 6 मुख्य संस्थाओं में से एक जो यूनेस्को है। ठीक। और इसके अलावा इसमें यह है कि रायसेन में जो है आपका विष्णुधर वाकाणकर शोध संस्थान, ठीक है, शोध संस्थान कहाँ पे है, तो वो रायसेन में। ठीक है। भीमबेटका भी आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही है और वहीं पे ये खोली गई है। अब इसमें और बस एक चीज और इम्पोर्टेंट, 4 मई 2025, यानी मतलब 4 मई को इनका जो आपकी इनकी जयंती होती है। तो कब होती है वो आपकी, तो वो 4 मई को होती है इसी के। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वही हुआ था 4 मई को नीमच में। कौन से साल में, तो वो हुआ था आपका 1919 में। ठीक है। 1919 ऐतिहासिक वर्ष रहा है भारतीय इतिहास में। और इसी समय एक बहुत ही विध्वंस घटना हुई थी, जो हृदय विदारक घटना थी हमारे देश के लिए, और जिसका कि जनरल डायर जो थे, उसमें एक चीज थी कि 2 डायर थे। एक जो उस समय पे पंजाब के जो गवर्नर थे वो भी जनरल डायर थे, और जो उनका जो उस समय पे जो जलियांवाला बाग कांड में जो जनरल था वो भी डायर था। पर और जो उधम सिंह जिन्होंने 1939 के आसपास में जो जिस डायर को मारा था, वो मुख्यतः वो जो थे उस समय के पंजाब प्रांत के गवर्नर थे, उनको मारा था, ना कि जिन्होंने
जो आपकी गोली चलाने का आदेश दिया था जो। पर यह है कि उन्होंने भी जो उसके स्टेट के जो गवर्नर थे उन्होंने भी उनको अप्रूवल दिया था इस चीज़ का, इस वजह से उन्हें भी गुनहगार माना गया। और वो देखिए वो उनका ज़माना था, उनने फिर भी उनको सब बस यहाँ पे कह दिया कि हाँ हाँ ये गलत है वो है। उसके बाद उन्हें पुरस्कार दिए गए वहाँ पे उनके देश में जाने के बाद। फिर बहुत से कि क्या ही कि अगर उन्होंने लॉ नहीं माना तो हमने चला दी। और वो है कि बड़ा ही वही है ना कि उपनिवेश की तो हालत ही खराब होगी। छोड़िए, अब मैं इतिहास की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब हम बात करें जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की हम बात करें तो यहाँ पे अभी आगजनी की घटना के बारे में हमने पढ़ा था, उससे ये संबंधित। तो इसमें महाकाल लोक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने उद्घाटन किया था। तो इसका उद्घाटन जिसने किया था आपके श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब आप सन आप मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें ही कि ये दक्षिण मुखी है और इसका ये एकमात्र जो देश में 12 शिव ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये एकमात्र जो आपका दक्षिण मुखी है ना, यानी कि। और इस मंदिर की जो आपकी शैली है वो चालुक्य शैली है, वो चालुक्य शैली है, मराठा शैली है और भूमिजा स्थापत्य, यानी कि भूमिजा स्थापत्य से तात्पर्य जो आपका यानी कि जो भूमि से ही मंदिर स्टार्ट होता है। अब जैसे कि आप ये वाले मंदिर की बात करेंगे, हम खजुराहो की बात करेंगे तो ये आपके पंचमहल जो है कि पंचमहल करके एक योजना है उस, और वो आपकी क्या बोलते हैं नागर शैली में बने हुए मंदिर है। और भूमिजा जो आपके भूमि से उठ के, तो इसलिए आप महाकाल मंदिर में जाएंगे तो अभी आपको लगेगा कि वो जैसे कि वो आपके की जमीन के अंदर, या जैसे कि गर्भगृह जो है वो आपका नीचे साइड है, यानी कि तलघर आपको लगेगा, पर वो जो है आपकी भूमिजा स्थापत्य शैली थी। और इसमें ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस मंदिर के निर्माण की जो आपके विभिन्न समय में विभिन्न राजाओं ने बनवाया। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर मुख्यतः ये होता है कि इस मंदिर का सबसे मुख्य निर्माण जो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, वो भी फर्स्ट एडी में, ठीक है। और फर्स्ट एडी में ये कौन से चंद्रगुप्त जो है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले विक्रमादित्य नहीं है, जो आपके जिन्होंने कि शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी। और इन्हीं ने जो आपके विक्रम संवत चलाया था कब 57, यानी कि 57 एडी में। और हमारा जो शक संवत होता है वो किसने चलाया था आपका कुषाण डायनेस्टी ने, वो कौन सा है आपका 76 BC, ठीक है। ये शायद 76 ही है ना सर, ये 76 ही है ना शक संवत, शक संवत 76 या 78 होगा, 70, हाँ तो मैं माफी चाहूंगा 76। तो ये 78 BC में, ठीक है, और ये 57 AD में, ये BC है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ आप बताइए। 78 है तो इसका सीधा 2 12 22 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे 57, तो मतलब 79 वर्षों का अंतर है इन दोनों संवत के मध्य। और जो आपका इनके बीच में पड़ता है, यानी कि 2001 AD से आपके कितने पीछे है, तो ये आपका पीछे आपका 22 वर्ष, और ये कितना आगे तो आपका 57 वर्ष, ठीक है। तो यही जोड़ घटाव करके आप विक्रम संवत और शक संवत निकाला जाता है। अब मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर इसको और अच्छे से आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप इंग्लिश की NCERT सॉरी जो आपकी लूसेंट की बुक है उसमें आप देख लेना, उसमें और अच्छे से आपको
बताया गया है। ठीक है, अब ये आपका MSM, अच्छा SMAM की कस्टम हायरिंग योजना। तो ये क्या है? तो आपका MSME की कस्टम हायरिंग, MSME है ना, ये SME कर दिया है, स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस करके कुछ है। पर MSME की कस्टम हायरिंग योजना में कृषि उपकरण उपमिशन उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि के लिए कृषि, इसमें क्या होगा कि मैं थोड़ा सा देख के पढ़ रहा हूँ क्योंकि सीधे सीधे अपने को कम आ गया। तो इसमें यह है कि उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि करने के लिए और कृषि में मशीनी उपकरण को किराए से दे सकते हैं और निजी उद्यमों को प्रोत्साहन 18 से 40 वर्ष। अच्छा। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो हम क्या करते हैं कि ट्रैक्टर है या जो मशीन है आपका थ्रेसर वगैरह, तो छोटे छोटे किसान उनको खरीद नहीं सकते, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि वो किराए पर ये चीज़ खरीद के अपनी फसल वगैरह का कर सकते हैं। या बड़ी बड़ी मशीनें जो है कि बहुत से लोग नहीं खरीद पाते, तो उनको आप किराए पे लेके अपना काम कर सकते हो। इस उद्देश्य से ये शुरू की गई है। और इसमें मुख्यतः क्या है आपका कि 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए आपकी, और इसमें सब्सिडी कितनी है आपकी, तो वो 40% सब्सिडी है। ठीक है, यानी कि आप खरीदिए मशीनों को, उपकरण को किराए से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपको 40% की सब्सिडी भी मिलती है। और ये जो आपका ये एक निजी उद्यम को, ये मेनली जो आपके 12वीं पास जो छात्र या छात्राएं या जो पुरुष या महिला हैं, उनको जो है कि इस योजना के तहत आपको ये उनको दिया जाएगा। फिर वो क्या करेंगे कि आपका किसी को किराए पे दे के अपनी कमाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी उद्देश्य से कि मान लीजिए कि मैंने एक थ्रेसर खरीदी, उसमें 40% सरकार ने मुझे ऑफ दे दिया। उसके बाद में क्या है कि छोटे छोटे किसानों को कम दाम पे उनको जो है आपके कि या तो किराए पे दे के उनका काम भी हो जाएगा और मुझे भी पैसा मिलता रहेगा, और साथ में मुझे जो 40% की सब्सिडी भी सरकार के द्वारा उससे मिलेगी। तो वो किसके, तो इसके लिए क्या है आपका कि 12वीं पास युवा आपके होना चाहिए, उनके लिए आपके, और जो आपके 18 से 40 वर्ष की उम्र के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है AIMP। AI भारत @MP कार्यशाला। तो AI @MP कार्यशाला कहाँ पे आयोजित की गई है, तो वो आपके भोपाल में की गई है। और मैं तो सीधा कहूँगा कि बस इतना ही आपके MPPSC का क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा वो तो बहुत ज़्यादा ही किसी उद्देश्य से हो तो फिर कि इसका उद्देश्य क्या है, तो AI आधारित तकनीकी और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से आपके मध्य प्रदेश में जो है कि AI को बढ़ावा देना वगैरह, और उसके लिए कार्यशालाएं वगैरह के उद्देश्य से ये योजना ये शुरू की गई है ना। सक्षम और पारदर्शी और नागरिक उन्मुख बना लिया डिजिटल नवाचारों के माध्यम से, यानी कि लोगों को यहाँ पे सरकार कार्य कर रही है या जो पंचायतें वगैरह जो कार्य वगैरह कर रही है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, और उद्देश्य क्या है आपका, शासन को सक्षम, पारदर्शी और नागरिक उन्मुख बनाना है। अब एक और है, अच्छा इसमें नहीं आ रहा तो चलो मैं E-संजीवनी करके एक E-संजीवनी पोर्टल के बारे में आपने सुना होगा। E-संजीवनी पोर्टल जो है आपका एक पोर्टल है सरकारी गवर्नमेंट माध्यम का, जिसमें कि जो भारत के तमाम बड़े डॉक्टर्स हैं वो आपको टेलीमेडिसिन यानी कि आपको ऑनलाइन जो आपकी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से आपका E-संजीवनी पोर्टल खोला गया है, जिसमें कि आपको विभिन्न प्रकार के परामर्श आप डॉक्टरों से सीधे
लाइव या ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं। इसे इकाई में जोड़ दिया गया है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत। इकाई के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आपका इसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, ओके, बस ये इतना ही। अब फिर से अपन सेव नहीं कर पाते, अगली बार इनमें स्पेस करवा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। मालवा उत्सव कहाँ पे होता है? तो मालवा उत्सव होता है आपका इंदौर में। और कब हुआ ये आपका? 6 मई 2025 को। कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ। पहले ये मांडू में भी और कहाँ पे हुआ? लालबाग परिसर, जो आपका इंदौर में कलेक्ट्रेट पे है, लालबाग परिसर, वहां पे आयोजित किया गया। और सीएम ने ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे हुआ? इंदौर में। कहाँ पे हुआ? लालबाग परिसर में। बस इतना ही है। कब हुआ? 6 मई को। ये याद रखिएगा। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो वो इंदौर बन गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेगर मुक्त या भिखारियों से मुक्त शहर जो आपका बन चुका है। फिर आपका मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना का शुरू की गई है। तो ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दी। इसका नाम क्या है आपका? सीधी सिंगरौली जिले में है। और इसका नाम जो है आपका वो है सीतापुर हनीमूना है। सीतापुर हनीमूना। सिंचाई उद्वहन सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये आपकी कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में, जो आपके कहाँ पे? सीधी सिंगरौली में। ठीक है, सीधी सिंगरौली शुरू की गई। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके। अब अपन आते हैं एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप। तो सबसे पहले अगर ये कहाँ हुआ है तो ये आपका, और ये कहाँ पे थी आपकी? तो सोन नदी पे। ठीक है, सोन नदी पे बाणसागर में। ये बताना बाणसागर क्या है? बाणसागर जलाशय। अब एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप कहाँ पे हुआ है आपका, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये आपका हुआ है एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप। इसमें जो आपका सबसे बड़ा है कि एमपी के प्रिंस गोस्वामी जो हैं, उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। वो भी काय में आपका, तो ये तैराकी क्योकिंग कैनोइंग में। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो जापान में आयोजित हुआ था। जापान के किस शहर में? आपके ये शहर में पूछ सकता है, तो मैं शहर का नाम क्या है? केशिकावा। ठीक है, ओके, वहां पे आयोजित किया गया। तो इसमें आपके सबसे जरूरी है कि, और तारीख अगर हम एक बार तारीख भी मैं आपको बता दूं, वैसे तारीख इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम जरूर इम्पोर्टेंट है। 9 से 11 में, ठीक है, बीच आयोजित किया गया है। तो कितना है? जापान में हुआ था। किसने? प्रिंस गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है काई में क्वैकिंग कैनोइंग में। ठीक है, अब मैं इतना ही लिखा हूँ। क्वैकिंग कैनोइंग में आपका इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आप देखिए, चलिए अब हम देखते हैं जोगेश्वर धाम कॉरिडोर के बारे में। तो सबसे पहले ये कहाँ पे है? तो ये आपका दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और जैसे हमारे यहाँ विभिन्न
ये जो उद्देश्य है, ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो आपके जगह जगह पे आपके कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में महाकाल लोग, और फिर आपके सीहोर में भी जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी कुल देवी है विजासन देवी, उनका भी जो है कि विजासन लोग बनाया जा रहा है। उसी तरीके से जो है हमारी पीताम्बरा माई है दतिया में, उनका भी आपका पीताम्बरा लोग बनाया जा रहा है। फिर बागेश्वर धाम में भी जो आपके इसी तरीके से विकास की परियोजना रखी गई। इसका उद्देश्य है आपका कि भारत में या मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य से। अब आपका आता है आगे। हेलो जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। पूछिए जब क्या है आपका, तो ये कहाँ पे दमोह में बनेगा, बस इतना ही आपका फ्रेंड। ठीक है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना शुरू हो गई है। तो एक और इसकी बात करें तो 1711 में किसने बनवाया था, बालाजी राव चंदोकर। बस ये नाम और याद कर लेना, ठीक है। और ये किस रियासत से संबंधित है, तो आपके वो है। और यहाँ पे हाँ, और ये एक और याद रख लेना, स्वयंभू शिव, यानी कि धरती से खुद अपने आप उपज हुई जो है आपकी शिवलिंग प्राप्त हुआ है यहाँ से। अब फिर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का उद्देश्य ये है कि आपका जो भूमिगत क्षेत्र है वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के उद्देश्य से आपका ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और भूजल वही है कि आपका, और ये किसकी परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है, बीच समझौता हुआ है भूजल परियोजना के अंतर्गत। और थर्ड ये आपकी तीसरी अंतर राज्य नदी परियोजना है आपकी, ठीक है, तीसरी हो गई है ना। तो पहली हो गई आपकी केन बेतवा, फिर दूसरी आपकी चंबल कालीसिंध चंबल पार्वती कालीसिंध और चंबल, और ये आपकी कौन सी हो गई, तापी, जो कि आपके दो राज्यों के बीच में है, ठीक है, तापी रिवर परियोजना, ठीक। अब है आपका मध्य प्रदेश में हरित शहरों का विकास। तो क्या है आपका कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन शहरों को ग्रीन सिटी बनाने के उद्देश्य से आपका विकसित किया जा रहा है। और नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत, ठीक है। तो ये किसके तहत, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत आपका ग्रीन सिटी, ठीक है। ग्रीन सिटी बनाई जा रही है। सर मैं इसको वो कर दूँ, आप कर देना, ठीक है। ग्रीन सिटी बनाई जा रही है, ठीक है। अब हम बोलो, तो इसके बाद हमारा किसने किया है आपका शिविर मिशन 100 दिवसीय, और किसने किया है आपका, तो राज्यपाल जो हमारे गवर्नर होते हैं उन्होंने। अब आप उनका मंगू भाई चंगू भाई पटेल, जिन्हें जो आपका क्षय रोग उन्मूलन शिविर एवं स्वस्थ यकृत मिशन आपका 100 दिवसीय प्रोग्राम लॉन्च किया है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा ही मध्य प्रदेश के प्रमुख विकास परियोजनाओं का
शुभारंभ किया गया है। तो मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाएं चलती रह रही हैं आपके अवसंरचना विकास से संबंधित। तो ये एक कोई काम का विषय नहीं है आपका, यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने देखा था पर उसमें वो कोई काम का नहीं लगा, तो मैंने आपको परेशान नहीं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरपंच की वित्तीय शक्तियों को वापस लेने का निर्णय बरकरार रखा है, यानी कि जो तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो सरपंच को वित्तीय शक्तियां दी गई थी उसको वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कुछ वित्तीय शक्तियां जो आपके दी गई थी उनको, पर वैसे ये सही भी है पर गलत भी है, क्योंकि सरपंच के पास बहुत कम रिसोर्सेस होते हैं। पर वहाँ पे ना आप सबसे ज़्यादातर जो जितने भी पंचायतों को सबसे ज़्यादा है कि उनको रिसोर्सेज का हमेशा ऊपर वालों जो अधिकारी हैं या जो आपके जनपद पंचायत जिला पंचायत से संबंधित जो विभाग हैं वहाँ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इससे वित्तीय समावेशन उनका या वित्तीय संरक्षण या वित्तीय सशक्तिकरण जो है पंचायतों का नहीं हुआ है। और ये हमेशा से आपके विभिन्न समय पे रिपोर्ट आती है, तो उनमें पंचायतों की कमियों के लिए यही योजना यही बात कही जाती है कि पंचायतों का जो आपका वित्तीय सशक्तिकरण नहीं किया है। पर ये इसमें कोई दो राय या दो मत नहीं है कि पंचायत स्तर पर अगर वित्तीय शक्तियाँ अधिक होगी तो वहाँ पे जो है कि जो पावरफुल लोग होते हैं या जो सत्ता में जो है आपके मुख्यतः केंद्र में जो लोग होते हैं, जो सशक्त लोग होते हैं, वो उसका अधिक उपयोग करते हैं। और यानी कि यहाँ पे सीधी बात है कि यहाँ पे आपके इसके भ्रष्टाचार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और होते भी हैं। इसी उद्देश्य से शायद जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने इसको निर्णय को वापस ले लिया गया है। और इसी के साथ हमारी आज की जो मई माह का जो मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है वो समाप्त होता है। और इतना ही मुझे लगता है कि इतना ही करंट आपके लिए जरूरी है। बाकी आप मध्य प्रदेश की परीक्षा, क्योंकि करंट अफेयर है ना, ज़्यादा करंट पढ़ने से करंट लग जाता है, इसलिए ये जो टू द लाइन है आप इनको सर्च कर लीजिए, दो टॉपिक पॉइंट लिख लीजिए आपके, और इसी पे आप फोकस करिए, रिलाई करिए। मेरा मतलब ज़्यादा तो क्या ही कहूँगा, पर हाँ आपको अगर 10 क्वेश्चन 60% से 70% आप करंट बना लेंगे, इससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा भी कर लेंगे तो आप ज़्यादा 80-85 जा पाएंगे। फिर उसके लिए पता चले आपने जीएस को आधा छोड़ दिया, तो इससे अच्छा है ना कि करंट से करंट लग जाए। इससे अच्छा है कि आप इसको कर लें। बाकी आप जो है कि इसमें जो कमियां हैं उसको और आगे सुधारा जाएगा, और इसमें जो कमियां हैं उसके लिए आप हमें सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है कि आपकी सलाह दीजिए, राय दीजिए, ताकि हम इसमें और बेहतर कर सकें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।